welcome to my channel. I am Muskan Sadana and today we are going to start chapter aggregate demand and aggregate supply of macroeconomics. ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये टोटल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, तो हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझ लेते हैं. क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट अ कंज्यूमर प्लान टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये वो खर्चा होता है जो कि एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मैंने इतना खर्चा करना है किस पे, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में मैंने इतना खर्चा करना है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. जिस हिसाब से उसकी इनकम होगी उस हिसाब से उसकी डिमांड होगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कंज्यूमर की डिमांड को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम ओवरऑल डिमांड को पढ़ रहे हैं. पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड होगी लोगों की उसको पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम एग्रीगेट डिमांड है. एग्रीगेट का मतलब ही टोटल होता है. ठीक है, तो ये वो खर्चा होता है जो कि सभी कंज्यूमर प्लान करते हैं कि इतना हम स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, अपने आप को सेटिस्फाई करने पे, लेकिन अपनी इनकम के हिसाब से. मतलब अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा, उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम कम है तो डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है, अब हम इसको एक टेबल और शेड्यूल के थ्रू से समझेंगे. अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, हमें पहले हमारी इनकम जो है वो जीरो है. वाई यहाँ पर इनकम है, एडी एग्रीगेट डिमांड है. पहले पॉइंट पे हमारी इनकम जीरो है, मतलब हम बिल्कुल भी कमा नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड 20 है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सर्वाइव तो करना है ना. चाहे कंज्यूमर के पास पैसे ना हो, वो ना कमा रहा हो, फिर भी उसकी थोड़ी बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि उसे सर्वाइव करना है. वो बिना खाए, बिना अपने आप को सेटिस्फाई करे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. तो इसलिए मिनिमम डिमांड उसकी रहेगी. ठीक है, अब वो चाहे उधार ले किसी से या कैसे भी, बट वो थोड़ी सी डिमांड अपनी रखेगा. उसके बाद उसने इनकम अब जनरेट करनी शुरू कर दिया. अब उसकी इनकम होगी 20, तो उसकी डिमांड भी 20 से 35 पे बढ़ गई. ठीक है, उसके बाद जो उसकी इनकम है वो 40 यूनिट्स पे आ गई, और उसकी डिमांड भी इक्वल होगी, यानी कि अब इसकी डिमांड भी 40 हो गई. अभी तक क्या हो रहा था कि इनकम कम थी, एज कम्पेरेटिवली डिमांड ज़्यादा थी. ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, डिमांड और इनकम इक्वल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. इसी पॉइंट पे जो है हमारी इनकम लाइन और डिमांड लाइन जो है वो मिलती है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारी इनकम 60 यूनिट्स पे होगी और डिमांड 45 होगी. अब हमारी इनकम बढ़ गई और डिमांड हमारी कम हो गई उस हिसाब से. क्यों? क्योंकि अब इनकम जब हमारे कंज्यूमर की ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना स्टार्ट कर देता है. यानी कि वो सारी इनकम को स्पेंड नहीं करेगा, वो कुछ हिस्सा उसका सेव करने लग जाएगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. उसके बाद उसकी इनकम बढ़ती गई और डिमांड कंपेरेटिवली बढ़ तो रही है, लेकिन उन ज़्यादा यूनिट से नहीं बढ़ रही. इनकम उसकी ज़्यादा यूनिट से बढ़ रही है, डिमांड उसकी कम यूनिट से बढ़ रही है, क्योंकि उसने अब पैसा सेव करना शुरू कर दिया है. अब इसमें हम देखते हैं डायग्राम में क्या होता है. सबसे पहले 30 यूनिट्स थी. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 30 प्लॉट कर दिया, मतलब 0 पर 30. तो ये रहा 0 और ये रहा 30. ठीक है, 40 और 20 के बीच में ये हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया. उसके बाद हमारे अगला क्या है, 20 पे 35. ये हमारा 20 और ये रहा 30 से थोड़ी सी ऊपर 35. ठीक है, तो ये रहा हमारा 35. उसके बाद क्या है हमारा 40 पे 40. अब 40 पे हमारा 40, इधर से भी 40 ले लिया हमने, इधर से भी 40 ले लिया, तो हमारा इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पर इनकम और डिमांड हमारी इक्वल हो गई. उसके बाद 60 पे 45, ऐसे हमने 60 यहाँ से ले लिया, 45 यहाँ से ले लिया. ठीक है, मतलब ऐसे करके हमने ये लाइन बना ली, ये वाली, ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, उसके बाद हमने एक इनकम शो करी कि हमारी इनकम किस हिसाब से चल रही है. उसमें हमने क्या करा, इधर से 0, मतलब एक्स एक्सिस से भी 0 लिया, वाई एक्सिस से भी 0 लिया, फिर 20 20, 40 40, 60 60, 80 80, ऐसे करके हमने एक ये वाली लाइन प्लॉट कर ली, जिसे हम बोलेंगे इनकम लाइन. ठीक है, तो ये हमारा था ग्राफ, जिसके थ्रू हमें शो हो रहा है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब देखो, जो हमारी डिमांड होती है और इनकम होती है, उन दोनों के बीच में वैसे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाता है कि हमारी डिमांड और इनकम इक्वल हो जाती है, और उसके बाद बढ़ तो रही है हमारी डिमांड, पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे इनकम बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो कंज्यूमर है वो पैसे को सेव करने लग जाता है, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कुछ हिस्सा अपनी इनकम का सेव भी कर रहा है. तो हमारा जो इनकम है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग. कि कंज्यूमर कुछ तो कंजम्पशन कुछ अपने ऊपर खर्च रहा है और कुछ चीज अपने पार्ट को, इनकम को सेव कर रहा है. ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम. अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड को ना हम 2 एस्पेक्ट से पढ़ेंगे. सबसे पहला क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा ओपन इकोनॉमी. अब जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं. पहला है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और
दूसरा है 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, अब हमें पहले ही पता चल रहा है 2 सेक्टर का क्या मतलब है कि इसमें 2 सेक्टर आएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स को खरीदता है। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम लोग कंज्यूमर्स, ठीक है, हम लोग गुड्स को खरीदते हैं, किस लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें कंज्यूम करने के लिए। इसीलिए जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्टर है वो क्या आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड्स को क्यों खरीदता है, बेचने के लिए, यानी कि वो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट है, वो पहले गुड्स पे खर्चा करता है, उसके बाद उसको आउटपुट मिलता है, उससे प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जो हम प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर सेक्टर को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसमें 3 सेक्टर आ जाएंगे, नाम से पता चल रहा है। तो 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन आता है, पहला तो वही हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, इसमें तीसरा आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, मतलब हम 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता, उसमें सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होता है। लेकिन 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस हो जाता है। इसमें थर्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन के लिए भी गुड्स परचेज करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी गुड्स परचेज करती है। कैसे, अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने गुड्स खरीदे, अब अगर हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्लोथ और फूड जो है अपने डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड कराते हैं, तो यानी कि वो क्लोथ और फूड को खरीद रहे हैं किस लिए, कंजम्पशन के लिए, लेकिन वो तो डिफेंस फोर्स की है। अब गवर्नमेंट का तो काम ही दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो डिफेंस को कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद के दे रहे हैं ना, तो वो तो हो गया उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। और सेकंड, जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स खरीदते हैं, तो जब वो रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसे को लगा रहे हैं, उसके बाद उन्हें आउटपुट मिलेगा। जब हम लोग टैक्सेस वगैरह पे करेंगे तो उनको आउटपुट मिलेगा, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के सेक्टर में भी 2 होते हैं, एक वो कंजम्पशन के लिए गुड्स को खरीद रहे हैं, एक बार वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी गुड्स को खरीद रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, अब 4 सेक्टर आ जाते हैं ओपन इकोनॉमी में। अब 2 सेक्टर भी पढ़ लिए, 3 सेक्टर भी पढ़ लिया, अब इसमें चारों सेक्टर्स आ जाएंगे। पहला आएगा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा इसमें एक नया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि पूरा संसार भी इसमें आ जाता है। पूरे संसार का क्या मतलब है, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं यानी कि अपने गुड्स को हम आउट ऑफ कंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। आप खुद सोचो, अगर हमारे गुड्स की डिमांड आउट ऑफ कंट्री हो रही है तो वहाँ के लोग जब हमारे गुड्स को खरीदेंगे तो हमारे गुड्स की तो डिमांड बढ़ रही है ना, तो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है। यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है। लेकिन अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हम आउट ऑफ द कंट्री से गुड्स को खरीद भी रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं तो वहाँ से खरीद भी रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अब जब हम बाहर के गुड्स की डिमांड करेंगे तो हमारे अपने गुड्स की डिमांड कम होगी, तो इंपोर्ट क्या करता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड को कम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि इंपोर्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करता है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं, यानी कि टोटल कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। अब हमारा मतलब नेट एक्सपोर्ट कब निकलेगा, जब हम उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलती है, एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, यही नेट एक्सपोर्ट ही हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब आप लोगों को एडी के बारे में तो पता चल गया, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको बस यही बेसिक्स बता रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। बाकी के जो टॉपिक्स है वो मैं पार्ट 2 में लाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाकर मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगी। तो अब यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर प्लान टू स्पेंड। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या था, जो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि मैंने खर्चा करना है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। यहाँ पर प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मैंने जो खर्चा करना है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, ए एस और वाई, ए एस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, वाई मतलब इनकम, आर आइडेंटिकल, यानी कि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता था कि अगर हमारी इनकम नहीं है तब भी हम थोड़ी बहुत मिनिमम डिमांड करेंगे क्योंकि हमें सरवाइव करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी हमारी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड और इनकम इक्वल हुई थी, उसके बाद हमारी डिमांड कम हो गई थी और इनकम ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कंज्यूमर ने सेविंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में जितनी हमारी इनकम होगी उतनी ही प्रोडक्शन होगी। मतलब कभी भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मान लो अगर मैंने इनकम नहीं जनरेट करी है ना तो वो नहीं कोई सप्लाई करेगा, वो गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, ठीक है, बेच नहीं पाएगा क्योंकि जैसे वो कमाएगा उस हिसाब से वो जो है उसकी सप्लाई करेगा गुड्स की। उसके बाद जैसे उसकी इनकम 20 हुई उसने उतनी ही सप्लाई पे लगा दी। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जितना प्रोड्यूसर कमाता है ना वो उतनी ही गुड्स की सप्लाई में लगा देता है, ठीक है। अगर वो नहीं कमा रहा तो वो गुड्स की सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन वो जितना कमाएगा उतनी की वो सप्लाई कर देगा, वो कोई सेविंग नहीं करता, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल सिंपल बनेगा क्योंकि हमारी इनकम और ए एस इक्वल है, बिल्कुल जितनी इनकम हो रही है उतनी हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की। तो इसीलिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि हमने इधर से भी 20 लिया, इधर से भी 40 40 60 60 80 80, तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम मतलब दोनों बिल्कुल बराबर चलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी बिल्कुल समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।